फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज स्पेनिश टीवी सीरीज रेड क्वीन सीजन 1, जिसमें हम देखेंगे एक खतरनाक सीरियल किलर को जिसके मर्डर करने का तरीका बिल्कुल अलग है, और वहीं हम एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देखेंगे जिसका IQ लेवल 242 है, जो कि एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा। तो देखते हैं क्या वो इस केस को सॉल्व कर पाएगी, और कर पाएगी तो कैसे, जानने के लिए शुरू करते हैं वीडियो। कहानी की शुरुआत में हम एंटोनियो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने कमरे के विंडो पे बैठी होती है और सुसाइड करने के बारे में सोचती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाती। खुद की जान लेना इतना आसान भी नहीं होता। हम देखते हैं वो तरह तरह के तरीकों से अपने को मारना चाहती है लेकिन नहीं मार पाती। वहीं हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है जॉन। वो एंटोनियो से मिलने आया था। हालांकि एंटोनियो चौथे फ्लोर पे रहती है और उस बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं है, तो जॉन सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है। जॉन काफी मोटा होता है तो इसलिए वो थक जाता है और रास्ते में ही बैठ जाता है। तो एक बच्ची वहीं पर बैठी होती है। वो बोलती है, तुम काफी मोटे हो इसलिए सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे हो। तो जॉन बोलता है, मैं मोटा नहीं हूँ, मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ। अब जॉन एंटोनियो के कमरे में पहुंच जाता है। जब उससे मिलता है तो एंटोनियो बोलती है कि मेंटर को मना कर दो, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। तो जॉन बोलता है, पहले जान पहचान तो कर ले। एंटोनियो कहती है, तुम पुलिस वाले हो और किसी मुसीबत में फंसे हो। तो जॉन बोलता है, ऐसा क्या मेरे चेहरे पे लिखा है? मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ जानता हूँ कि तुम इस मकान की मालिक हो और अपने किराएदारों से पैसों की जगह पे खाना लेती हो और तुमको यहाँ के लोग पसंद नहीं करते। फिर जॉन बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। तो एंटोनियो बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तो पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। तुम सोचो, समुद्र के किनारे एक तेल का प्लेटफॉर्म है और तुम उसके कैप्टन हो। आधी रात को तुम्हें अलर्ट मिलता है, एक तेल से भरा हुआ टैंकर तुम्हारी तरफ आ रहा है और वो तुमसे टकराने वाला है। तुम्हारे साथ काम करने वाले 25 लोग हैं और तुम्हें ये नहीं पता कि टैंकर पे कितने लोग हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तो जॉन बोलता है, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। मैं पानी में कूद जाऊंगा और हो सकता है जितने लोगों की जान बचा पाऊं बचाऊं, और अगर ऐसा करते हुए मैं मर भी गया तो मुझे खुशी होगी कि मैं कुछ अच्छा करके मरा। वहीं एंटोनियो बोलती है कि मरने में क्या अच्छा होता है। अब एंटोनियो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें मेरे पास आना पड़ा? तो जॉन बताता है कि मैं एक लड़की से मिला, उसकी और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में लड़ाई हो गई थी, तो मैंने उसको रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, उसको घर छोड़ने गया और साथ में उसे कुछ दवा भी दी और उसके बॉयफ्रेंड को 2 थप्पड़ लगाए और धमकाया। लेकिन जब अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन गया तो वहाँ मुझे मेरे साथियों ने गिरफ्तार कर लिया और मेरे कमिश्नर ने मुझे एक CCTV फुटेज दिखाई जिसमें मैं उस लड़की के बॉयफ्रेंड की कार में ड्रग्स रख रहा था ताकि मैं उस लड़के को गिरफ्तार कर सकूं और उसे धमका सकूं। तो जॉन पूछता है, ये रिकॉर्डिंग किसने की? तो कमिश्नर बताती है, ये रिकॉर्डिंग उस लड़की ने ही की जिसको तुमने बचाया था और वही हमारे पास लेकर भी आई है। तो जॉन कहता है कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कमिश्नर के जाने के बाद वहाँ मेंटर आया और मुझसे बोला कि मैं तुम्हें इस झंझट से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। मैं भी मुसीबत में हूँ, मुझे मेरे एक केस में किसी की मदद चाहिए और उसे मनाने में तुम मेरी हेल्प करोगे। मैंने उससे कहा कि मुझे मेरा बैच, मेरी गन वापस चाहिए और मेरे सारे रिकॉर्ड्स भी क्लियर चाहिए। उसने मेरा बैच दे दिया और कहा बाकी सब कुछ काम होने के बाद मिलेगा। उसने मुझसे तुम्हें मनाने के लिए बोला है और साथ में ये भी बताया कि तुम्हारा IQ लेवल 242 है। अब वो दोनों एंटोनियो की बिल्डिंग से बाहर जाते हैं तो बिना बताए ही एंटोनियो जॉन की कार के पास जाकर खड़ी हो जाती है। बोलती है, गेट खोलो। तो जॉन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता ये मेरी गाड़ी है? तो बोली, मेंटर की गाड़ी का नंबर मुझे आज भी याद है। अब वो दोनों उस कार से वहाँ से निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक बाप बेटी को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठकर किसी प्रोजेक्ट का डिस्कशन कर रहे होते हैं। वहीं बाप का नाम रमन और बेटी का नाम कार्ला होता है। अब कार्ला अपने ऑफिस से सीधा अपने फार्म हाउस जाती है और अपने सबसे पसंदीदा घोड़े को एक ट्रेवलिंग वैन में लोड करवाती है। वो ट्रेवलिंग वैन उसके कार से जुड़ी होती है। तो कार्ला अपने ड्राइवर को वहाँ से चलने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ जॉन एंटोनियो को लेकर एक VIP एरिया में पहुँचता है जहाँ उन्हें सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। उसके बाद वो लाउरा के घर जाते हैं। जॉन अपनी कार से बाहर निकलता है और मेंटर से जाकर मिलता है और वहीं हम देखते हैं एंटोनियो उसी कार में बैठी होती है। तो मेंटर उससे बोलता है कि मुझे पूरा विश्वास था कि तुम उसको लेकर आओगे। वहीं जॉन बोलता है कि दोस्त, तुम्हारा पार्सल मैंने डिलीवर कर दिया, अब मैं चला। मेंटर कहता है, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इधर हम एंटोनियो को देखते हैं जो कार में बैठी होती है। तभी उसे अपनी कार के ऊपर किसी के कूदने की आवाज आती है। फिर वो आवाज बढ़ जाती है, कई बार कूदने की आवाज आती है तो एंटोनियो डर जाती है। फिर वो देखती है उसके कार के बैक सीट पे एक बंदर बैठा होता है। वो चीखने लगती है तो मेंटर दौड़ कर जाता है, उसे पकड़ लेता है और उससे एक मेडिसिन खिलाता है और एंटोनियो को शांत करता है। थोड़ी देर बाद एंटोनियो शांत हो जाती है। एक्चुअली वहाँ कोई बंदर नहीं होता है, ये सिर्फ एंटोनियो को ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। जब उसे दौरा पड़ता है तो उसे अपने चारों तरफ बंदर दिखाई देने लगते हैं। अब एंटोनियो और मेंटर बैठे होते हैं और आपस में किसी पुराने केस के बारे में बात करते हैं। तो एंटोनियो पूछती है, क्या हुआ उसका? तो मेंटर बोलता है, वो सब तुम्हारे दिमाग का वहम था। एंटोनियो, मेंटर और जॉन क्राइम सीन पर जाते हैं और हम देखते हैं एक सोफे पर एक लड़का
बैठा होता है वो मर चुका होता है और उसका आधा सिर गायब होता है, लेकिन आसपास में खून का कोई भी निशान नहीं होता है। और वहीं सामने टेबल पर उसकी कटी हुई आंख और नाक और बाकी दिमाग के कुछ हिस्से एक कटोरी में रखे होते हैं। वो बॉडी पूरी तरह से बर्फ से जमी होती है। तो वहीं फॉरेंसिक डॉक्टर बताती है कि टेम्परेचर को जितना कम किया जा सकता था हमने कर रखा है ताकि बॉडी खराब ना हो। तो मेंटर फॉरेंसिक डॉक्टर को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट है और इस केस पर हमारी मदद करेंगे। अब हम एंटोनियो को देखते हैं, वो डेड बॉडी के सामने खड़ा होकर उस क्राइम सीन को इमेजिन कर रही थी कि यहाँ क्या क्या हुआ होगा। वो देखती है कि उसके गले के पास एक इंजेक्शन का निशान होता है और आसपास में कहीं खून भी नहीं गिरा होता है। इधर जॉन मेंटर से बोलता है, मैं किसी को पहली बार ऐसे सोचते हुए देख रहा हूँ। तो मेंटर बोलता है कि सोचते तो हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं, ये तो कुछ और ही करती है। तो मेंटर एंटोनियो से पूछता है कि मौत कैसे हुई होगी। तो एंटोनियो बताती है उसके शरीर से सारा खून निकाल लिया गया था और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन ये मौत काफी दर्दनाक रही होगी। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि विक्टिम बिल्कुल ही छटपटाया नहीं है। तो फॉरेंसिक डॉक्टर बोलती है, हाँ उसे एक टाइप का जहर दिया गया था, लेकिन उसकी मात्रा कम थी जिससे उसकी मौत तो नहीं हुई लेकिन पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। इसका मतलब किलर चाहता था कि विक्टिम को पता चले वो मर रहा है लेकिन वो कुछ कर ना पाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कार्ला को देखते हैं जो अपनी कार से जा रही होती है। तभी उसका ड्राइवर कार रोक देता है क्योंकि आगे रोड पर बोर्ड लगा होता है रोड डाइवर्जन का। तो ड्राइवर बोलता है कि शायद आगे कोई काम चल रहा है इसलिए रोड बंद कर दिया गया है। फिर ड्राइवर गूगल मैप की हेल्प से साइड रोड से निकलता है। वो थोड़ी दूर आगे जंगल में जाता है तो देखता है वहाँ दो रास्ते निकल रहे थे। वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। वो कार से नीचे उतरता है तो उसे सामने एक आदमी दिखता है। उसे लगता है कि शायद फॉरेस्ट गार्ड होगा। वो उससे हेल्प के लिए उसके पास जाता है लेकिन वो तो किलर होता है। वो ड्राइवर को पकड़ लेता है और वहीं कार्ला के सामने ही उसका गला काट देता है। कार्ला ये देखकर चिल्लाने लगती है लेकिन उस वीराने में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अब किलर कार्ला के पास आता है। वो बोलता है तुम दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तुम्हारे घोड़े को मार दूंगा। वो दरवाजा नहीं खोलती है। वो कंटिन्यू हार्न बजाती रहती है। उसके बाद किलर जाता है और उसके घोड़े को लेकर आता है और कार्ला के सामने ही उसके घोड़े को मार देता है। अपने सबसे प्यारे घोड़े को अपने आंख के सामने मरता देख कार्ला चिल्लाने लगती है। अब किलर पीछे वाली वैन से आग बुझाने वाला सिलेंडर लेकर आता है और उसे कार्ला के कार के शीशे को तोड़ देता है। लेकिन कार्ला आग बुझाने वाले सिलेंडर से उसके चेहरे पे स्प्रे कर देती है और उसे थोड़ा टाइम मिल जाता है। वो अपने कार से उतरकर पैदल भागती है और किलर उसका पीछा करता है। तो थोड़ी दूर आगे जाने पर कार्ला को एक घर दिखता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन शायद वहाँ कोई नहीं होता और हम देखते हैं फाइनली किलर उसको पकड़ लेता है। और इधर एंटोनियो और मेंटर आपस में बात करते हैं। तो एंटोनियो बोलती है कि ये सब यहीं पर खत्म नहीं होगा, अभी और भी कत्ल होंगे। और देखकर ऐसा लगता है कि इसको यहाँ नहीं मारा गया है, इसको मारा कहीं और गया और इसकी डेड बॉडी यहाँ लेकर आया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वो इस डेड बॉडी को कैसे लेकर आया होगा। इसके लिए उसे काफी प्लानिंग करनी होगी। मैंने अपने लाइफ में ऐसी प्लानिंग अभी तक तो नहीं देखी। दूसरी तरफ रमन अपनी बेटी कार्ला को कॉल करता है तो किलर उसका फोन पिक करता है और बताता है कि तेरी बेटी किडनैप हो गई है। तो रमन बोलता है कि तुझे अंदाजा भी नहीं कि तू किससे पंगा ले रहा है। किलर कहता है अंदाजा तो तुझे नहीं कि अब तेरी बेटी का क्या हाल होगा। रमन कहता है अपनी कीमत बताओ। किलर कहता है मैं तुम्हें दर्द देना चाहता हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। मेंटर जॉन को कॉल करता है और उससे बताता है कि रमन की बेटी किडनैप हो गई है। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ और 45 मिनट में तुम उस लोकेशन पर आके मुझसे मिलो। अब जॉन मेंटर से मिलता है तो मेंटर बताता है कि इस प्रोजेक्ट का नाम रेड क्वीन है और तुम इसके लिए सबसे अच्छे पुलिस वाले हो। वो उसे कुछ मेडिसिन देता है। वो बोलता है कि एंटोनियो को जब जब दौरा पड़े तो तुम उसे गोलियां देते रहना। वो जॉन को एक नई कार की चाबी देता है। वहीं दूसरी तरफ हम किलर को देखते हैं जो अपने फादर को लेटर लिख रहा होता है। वो लिखता है कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ पिताजी, वो यादें मेरा पीछा करती हैं। लोग कहते हैं कि कम सोने से ऐसा होता है लेकिन पिताजी मैं तो सोता ही नहीं क्योंकि मुझे वो यादें सताती हैं और मैं एक बात समझ गया हूँ कि माँ बाप के पाप का बोझ कभी खत्म नहीं होता। वो तो एक बीज है जो बढ़ता ही रहता है समय के साथ में। लेकिन पिताजी अब मैं पहले की तरह कमजोर नहीं हूँ, अगर आप आज मुझे देखोगे तो खुश हो जाओगे। अब हम जॉन को देखते हैं जो एंटोनियो को एक कैफे में बुलाता है। तो एंटोनियो पूछती है किडनैपिंग किसकी हुई है। जॉन थोड़ा सरप्राइज होता है। वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि कोई किडनैप हुआ है। एंटोनियो कहती है हमने जो कल देखा वो बेवजह नहीं था, ये तो बस इस केस की शुरुआत है। हमें इस केस को अच्छे से समझना होगा। वो हमें कुछ मैसेज देना चाह रहा है और जो कल हुआ वो पहला कदम था। किडनैपिंग तो होनी ही थी। तो जॉन बताता है कि कार्ला किडनैप हुई है। एंटोनियो बोलती है कि दोनों काम एक ही आदमी ने किया है क्योंकि दोनों केस में विक्टिम करोड़पति हैं। उनके घर के बड़े बच्चे को ही टारगेट किया गया है। अब वो दोनों मेंटर से मिलने जाते हैं तो मेंटर बताता है कि तुम दोनों कार्ला के घर इंटरपोल ऑफिसर बनकर जाओगे, लेकिन ध्यान रखना वहाँ पहले वाले केस के बारे में कोई जिक्र नहीं करना। अब जॉन और एंटोनियो कार्ला के घर जाते हैं लेकिन वो देखते हैं कि उनसे पहले ही किडनैपिंग टीम वहाँ आ चुकी थी और जो रोमन से सवाल जवाब कर रहे थे। वहीं हम
हम एंटोनियो को देखते हैं जो कार्ला के घर में घूमती है। तो उसे कार्ला के बाथरूम में कुछ मेडिसिन दिखती है और उसके सामानों को देखती है और इमेजिन करती है कि कार्ला की बर्थडे की एक्टिविटी कैसी रही होगी। और इधर रमन उन पुलिस वालों के सवाल से परेशान होकर गुस्सा होकर बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कार्ला को देखते हैं जो एक गंदे से कमरे में बैठी होती है और अपने पैर पे लगे चोटों पर पट्टियां बांध रही होती है। तभी वो देखती है कि किडनैपर गेट के पास खड़ा है। वो उसे पानी मांगती है तो किडनैपर बोलता है पहले तुम अपने मोबाइल और टैबलेट का पासवर्ड बताओ। तो कार्ला मना कर देती है। फिर किडनैपर उस मेन गेट की छोटी विंडो को खोलता है और अंदर पेट्रोल गिराना शुरू करता है। वो बोलता है कि थोड़ी देर बाद मैं इसमें आग लगा दूंगा और तुम जलकर मारी जाओगी। तो कार्ला डर कर उसको अपना पासवर्ड बता देती है और हम पहली बार यहाँ पर किलर को देते हैं। फिर किलर बोलता है कि मेरा नाम इज़ेकियल है और एक पानी की बोतल कार्ला की तरफ फेंकता है। दूसरी तरफ हम एंटोनियो और जॉन को देखते हैं जो कार से जा रहे होते हैं। तो एंटोनियो कहती है कि कार्लो की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो हर समय अपने इनसिक्योर महसूस करती है। उसे अपने बालों से बहुत प्यार है लेकिन वो अपने शरीर से खुश नहीं रहती। वो हमेशा अपना एक खुशहाल झूठा बचपन याद करती है जो कभी था ही नहीं। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और साथ ही वो बहुत जल्दी जोश में आ जाती है, लेकिन दूसरे ही पल वो अपने आप को कोसने भी लगती है। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है और उसके फोन का पासवर्ड है 654HL9XF क्योंकि मैंने उसकी डायरी में लिखा देखा। अब एंटोनियो कार्ला के फोन को ट्रैक करने की कोशिश करती है लेकिन उसे पासवर्ड रॉन्ग मिलता है क्योंकि किलर ने थोड़ी देर पहले ही कार्ला का पासवर्ड चेंज कर दिया था। तो जॉन बोलता है कि लगता है हमें कार्ला के एक हस्बैंड से मिलना ही होगा। अब जॉन और एंटोनियो कार्ला के फोन के लास्ट लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस क्राइम सीन पर पहुंचती हैं जहां से कार्ला किडनैप हुई थी। तो एंटोनियो इमेजिन करती हुई उस घर तक पहुंच जाती है जहां कार्ला उस रात में हेल्प के लिए गई थी। तो एंटोनियो उस घर के छत पर चढ़ जाती है तो उसे दूर जंगल में बहुत सारी चिड़िया चहचहाती दिखती हैं। वो जॉन से बोलती है कि हमें वहाँ एक बार जाकर देखना चाहिए। वहीं हम किलर को भी देखते हैं जो कार्लो की कार के पास आया था। जब एंटोनियो और जॉन वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें कार्लो की ड्राइवर की डेड बॉडी मिलती है और वहीं थोड़ी दूर पर उन्हें उसके घोड़े की लाश भी मिलती है। लेकिन तभी वो किलर कार्ला की कार को लेकर आता है और वो एंटोनियो को कुचलने की कोशिश करता है लेकिन जॉन कूदकर एंटोनियो को बचा लेता है। अब जॉन अपनी गन निकालता है और उस कार पे फायर करता है लेकिन वो कार काफी स्पीड से आगे निकल जाती है। अब एंटोनियो कार लेकर आती है और जॉन को कार में बैठने के लिए बोलती है। वो किलर की कार का पीछा करती है। हालांकि वो दोनों जंगल में होते हैं तो किलर की कार जहाँ से गुजरती है वहाँ बहुत सारी धूल उड़ती है। पीछे एंटोनियो आ रही होती है, उसे कुछ भी नहीं दिखता। तो जॉन पूछता है कि बिना देखे तुम कार कैसे ड्राइव कर रही हो। एंटोनियो बोलती है मुझे सारे रास्ते याद हैं। अब वो दोनों जंगल से निकलकर हाईवे पर आ जाते हैं। अभी एंटोनियो किलर का पीछा ही कर रही थी तभी उसे दौरा पड़ जाता है। उसे दोबारा बंदर दिखने लगते हैं तो मेडिसिन निकालती है, वो खा लेती है और जॉन से बोलती है तुम्हें 10 सेकंड तक इस कार को चलाना है। 10 सेकंड बाद एंटोनियो फिर से होश में आ जाती है। अब वो तेजी से कार को भगाती हुई किलर के कार के पास आ जाती है। तो एंटोनियो जॉन को बोलती है कि किलर का फोटो खींचो। हालांकि कार की स्पीड बहुत होती है लेकिन जॉन बहुत मुश्किल से कुछ फोटो क्लिक कर पाता है। तब तक किलर गन निकालता है और फायर करता है तो इसलिए एंटोनियो अपने कार की स्पीड कम कर देती है। अब एंटोनियो दोबारा कार की स्पीड बढ़ाती है। उसको ऐसा कार ड्राइव करते देख जॉन की तो हालत ही पतली हो जाती है। एंटोनियो किलर के पास पहुंचने ही वाली थी तभी उसके सामने एक ट्रक आता जिसकी वजह से उसे अपनी कार मोड़नी पड़ती है और किलर वहां से भागने में सफल जाता। अब वहां पुलिस आ जाती क्योंकि उन दोनों ने पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे ट्रैफिक के रूल तोड़े थे। तभी वहां मेंटोर आ जाता है और उन पुलिस वालों को वहां से जाने के लिए बोलता है। अभी मेंटोर कुछ बात ही कर पाता तभी वहां इंस्पेक्टर पारा आ जाता है जो कि ऑफिशियली इस केस को हैंडल कर रहा होता है। तो मेंटोर को बोलता है कि तुम इन दोनों को अभी इस केस से हटाओ। तो मेंटोर एंटोनियो से बोलता है कि तुम्हें किलर को पकड़ लेना चाहिए था, हमें दोबारा ऐसा मौका नहीं मिले। तो एंटोनियो बोलती है कि किलर को पकड़ना नामुमकिन था। तो मेंटोर बोलता है कि नामुमकिन काम को मुमकिन बनाना ही तो तुम्हारा काम है। अब मेंटोर उन लोगों को नए कार की चाबी देता है लेकिन साथ में ये भी बोलता है कि इस बार कार को कुछ हुआ तो मैं मेंटेनेंस के पैसे तुम्हारी सैलरी से काटूंगा। अब एंटोनियो और जॉन उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलते हैं और उसे वो फोटो शेयर करते हैं जो उन्होंने कल किलर का पीछा करते हुए मोबाइल से लिया था। तो वो देखते हैं कि किलर के हाथ पे एक टैटू बना होता है। तो एंटोनियो जॉन से बोलती है कि इस फोटो को सारे टैटू पार्लर में भेज दो और बोलती है कि चलो अब हमारे पास किलर को ट्रैक करने के लिए कुछ तो है। दूसरी तरफ हम कार्ला को देखते हैं जो उस गंदे से कमरे में बैठी होती है लेकिन तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो दीवार में कान लगाकर सुनती है तो दूसरी तरफ से एक लड़की रो रही होती है। तो कार्ला उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की बोलती है सैंड्रा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मेंटोर को देखते हैं। वो अपने एक साथी के साथ एंटोनियो का इंटरव्यू ले रहा होता है। तो मेंटोर का साथी एंटोनियो से एक सवाल पूछता है कि आप समुद्र के एक तेल प्लेटफॉर्म की कैप्टन हैं और आपको अलर्ट मिलता है कि एक तेल का टैंकर आपके प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहा है और अगर टक्कर हुई तो आपका प्लेटफॉर्म डूब जाएगा। आपके साथ 25 लोग उस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं और वहीं आपको ये नहीं पता कि तेल के टैंकर में कितने लोग हैं, तो आप क्या करोगी। एंटोनियो बोलती है कि जो जानकारी आप मुझे दे रहे हो वो काफी नहीं है, मेरे
मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि वो प्लेटफॉर्म किस लोकेशन पर है। तो मेंटर बोलता है कि तुम लोकेशन क्यों जानना चाहती हो। तो एंटोनिया बोलती है उसी से पता चलेगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो मेंटर बोलता है प्लेटफॉर्म की लोकेशन है 83 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ और 64 डिग्री 35 मिनट वेस्ट। तो एंटोनिया पूछती है कि डेट क्या है। तो मेंटर बोलता है 23 जनवरी 2013। तो एंटोनियो बोलती है तो फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊं। उसका ये जवाब मेंटर और उसके साथी को थोड़ा अजीब लगता है। तो मेंटर बोलता है यानी कि तुम सब अब मरने वाले हो। तो एंटोनिया बोलती है कोई नहीं मरेगा, क्योंकि जो लोकेशन है वो आर्कटिक सागर की है और वहाँ जनवरी में समुद्र बर्फ से जमा होता है, जिससे टैंकर की स्पीड बहुत कम होगी। तो मेंटर बोलता है सही जवाब। अब एंटोनियो पूछती है कि क्या इंटरव्यू खत्म हो गया। तो मेंटर बोलता है नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है। अब एंटोनियो और जॉन लौरा से मिलते हैं और उस किलर के हाथ का टैटू उसको दिखाकर उससे पूछते हैं कि क्या आप इसके बारे में कुछ जानती हो। वो बोलती नहीं। तो एंटोनियो पूछती है कि आपके और किलर के बीच में समझौता क्यों नहीं हुआ। तो लौरा बोलती है फालतू के सवाल पूछकर मेरा वक्त मत बर्बाद करो। आपके बेटे के किलर को ढूंढना वक्त की बर्बादी लगता है आपको। तो लौरा बोलती है उसने मुझे सिर्फ एक बार कॉल किया था, दोबारा की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसने जो डिमांड रखी थी वो मैं पूरी नहीं कर सकती थी। तो जॉन बोलता है एक्सक्यूज मी, आपके लिए दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो आप पूरी नहीं कर सकती। तभी एंटोनियो को दौरा पड़ने लगता है, उसे चारों तरफ बंदर दिखने लगते हैं। वो वहाँ से चली जाती है। जब जॉन जा रहा होता है तो लौरा बोलती है इज़ीकियल ने मुझसे बोला था कि माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। अब जॉन और एंटोनियो दोनों नीचे आ जाते हैं। तो एंटोनियो जॉन से पूछती है कि लौरा ने क्या बताया। वो बोलता है उसने यही बताया कि इज़ीकियल ने उससे कुछ ऐसी डिमांड्स रखी थी जो वो पूरा नहीं कर सकता। तो एंटोनियो बोलती है हमें लौरा की असिस्टेंट टेरेसा से बात करनी होगी। तो जॉन पूछता है कि तुम ये दवाइयाँ किस चीज की लेती हो। एंटोनियो बोलती है कि समझ लो ज्यादा IQ होने की कीमत चुका रही हूँ, क्योंकि मेंटर ने एंटोनियो को ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने के लिए कई तरह के टेस्ट किए और जब वो टेस्ट से भी संतुष्ट नहीं हुआ तो उसके लिए एक अलग तरह की मेडिसिन डेवलप कराई जिसके बहुत ही बुरे साइड इफेक्ट थे। अब हम किलर को देखते हैं जो अपने डायरी में लिख रहा होता है कि पिताजी मैं कमजोर नहीं हूँ, और लिखता है कि कमजोर शरीर को तो सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वो CCTV की तरफ देखता है जिसमें कार्लो दिखती है। अब किलर अपने लोहे की रॉड उठाता है और उधर जाने लगता है और इधर हम देखते हैं कार्लो सैंड्रा से बातचीत कर रही होती है। तो सैंड्रा बताती है कि पहले यहाँ एक और आदमी हुआ करता था जो काफी चिल्लाता रहता था, लेकिन एकाएक उसकी आवाजें आनी बंद हो गयी। तभी किलर सैंड्रा के कमरे का दरवाजा खोलता है और कैमरे का फोकस कार्ला के ऊपर हो जाता है और हम सैंड्रा के चीखने की आवाजें सुनते हैं। दूसरी तरफ हम एंटोनियो और जॉन को देखते हैं। तो एंटोनियो बोलती है कि इज़ीकियल कहता है बच्चों को हमेशा माँ बाप के पापों की सजा मिलती है। अब समझी, वो बच्चों को किडनैप करके उनके माँ बाप को सजा दे रहा है, उन्हें दुख पहुंचाना चाहता है। लौरा और अमन दोनों डरे हुए हैं, लेकिन इज़ीकियल से नहीं बल्कि डरे हुए हैं वो किसी अपने पास्ट से। कोई तो राज है जो वो नहीं बताना चाहते और इज़ीकियल वही राज उन लोगों से पब्लिक में कबूल करवाना चाहता है। तो फ्रेंड्स, इसी सस्पेंस के साथ इस सीरीज का पार्ट 1 वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। इसका पार्ट 2 वीडियो 1 से 2 दिनों में मेरे चैनल पर अपलोड होगा। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।